तो आज का टॉपिक है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम जो भी आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है उसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे ये जो पहली प्रॉपर्टी है a से b एफ एक्स इंटू डी एक्स, दिस इक्वल्स टू a से b एफ टी इंटू डी टी। मतलब ये कि अगर आप वेरिएबल चेंज कर दो और लिमिट्स अगर सेम है, ठीक है, लिमिट सेम है लेकिन वेरिएबल डिफरेंट है, तो भी इंटीग्रल की वैल्यू जो है सेम आएगी। ठीक है, तो बेसिकली हम ये प्रॉपर्टी बोलते हैं डमी वेरिएबल। ठीक है, मतलब वेरिएबल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर लिमिट सेम है, फंक्शन भी सेम है, अगर केवल वेरिएबल चेंज है तो उसमें इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी है ये कि कोई भी इंटीग्रल में अगर आप लिमिट्स उल्टा कर दें, जैसे a से b लिमिट था इंटीग्रल का, आपने b से a कर दिया अगर, तो पूरे इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज हमें मालूम है कि जब हम इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसे लिख देते हैं, लेकिन अगर हम लिमिट्स ही चेंज कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है कि आप कोई भी जो गिवन लिमिट्स हैं फंक्शन की, उसको किसी भी पॉइंट पे ब्रेक कर सकते हो। मान लो आपके पास कोई लिमिट गिवन है 2 से 10, तो हम इसको ब्रेक करके 2 से 5 प्लस 5 से 10 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो पॉइंट है ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि एक ब्रेक, हम जितने मर्जी ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आपके पास 2 से 10 है तो आप ब्रेक कर सकते हो 2 से 3 प्लस 3 से 4 प्लस 4 से 5 प्लस सो ऑन 9 से 10, इस तरह से आप जितना मर्जी ब्रेक कर सकते हो इंटीग्रल को। और जब हम इन सभी इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करें और इसकी वैल्यू, ये दोनों सेम होंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल जैसे बता दूं कि लेट्स से 1 से 3 कोई मेरे पास इंटीग्रल है x dx, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 से 2 x dx प्लस 2 से 3 इंटू एक्स डी एक्स। तो इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, राइट। तो इन तीन प्रॉपर्टीज में ये जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, थर्ड या फोर्थ सेम ही है, एक ही बात है, तो थर्ड वाली प्रॉपर्टी ही सबसे ज़्यादा यूज होती है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीन प्रॉपर्टीज में से। ठीक है, ये तो बेसिक है, ये भी लिमिट्स उल्टा कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन में ज़्यादातर ये यूज होगी प्रॉपर्टी। ठीक है, कि आपको इंटीग्रल में लिमिट्स को ब्रेक करके करना होगा। ठीक, तो अब सोचने वाली बात है कि हम ये प्रॉपर्टी किसी भी क्वेश्चन में क्यों यूज करेंगे और कब यूज करेंगे। ठीक है, कि हम ये जो ब्रेक कर रहे हैं इंटीग्रल की लिमिट्स को, ये क्यों कर रहे हैं और कब 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 करना है। तो बेसिकली तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ें यूज करनी है। पहली बात है, जब भी इंटीग्रल में मॉडुलस का इंटीग्रेशन होगा तब ब्रेक करेंगे लिमिट्स को, या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ये मॉडुलस फंक्शन है। मतलब इंटीग्रल में मॉडुलस फंक्शन आएगा तब आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तब भी ब्रेक करना पड़ेगा, और पीस वाइज फंक्शन आएगा अगर तो भी ब्रेक करना। तो ब्रेक कब करना है, यहाँ सामने लिखा हुआ है कि जब भी मॉडुलस वाला फंक्शन आएगा तो आपको ब्रेकिंग पॉइंट कौन से होंगे, जहाँ पे वो फंक्शन 0 होता है, दैट इज द ब्रेकिंग पॉइंट। वो x की वैल्यू जहाँ पे ये फंक्शन जो है ये 0 होता है, दोज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स, ये याद रखने हैं। ये बंदा कहेगा सर हमें क्या मालूम किस पॉइंट पे ब्रेक करना है, कब ब्रेक करना है। तो मॉड वाला आप हमेशा याद रखो, जब भी मॉड वाला फंक्शन आएगा उसके अंदर जो भी फंक्शन है उसको आप 0 पुट करोगे और वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, वो जो भी x की वैल्यू आएगी दोज आर द ब्रेकिंग पॉइंट्स।
वो अगर एक वैल्यू आई तो आपके पास एक ही पॉइंट पे ब्रेक करना है, और अगर दो आई तो दो पॉइंट्स पे ब्रेक करना है। जितनी आएंगी एक्स की वैल्यू उतने पॉइंट्स पे फंक्शन को हमें ब्रेक करना है, राइट। और देन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए या फिर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी फंक्शन आ जाए तो हमें ब्रेक करना है कहाँ पे, जब ये अंदर वाला फंक्शन क्या हो, कोई इंटीजर बनता है, कोई भी इंटीजर बने उस पॉइंट पे हमें ब्रेक करना। तीसरा, पीसवाइज फंक्शन में ये ब्रेकिंग पॉइंट जनरली इसमें गिवन होते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन में कब कब ब्रेक करना है। ये खास करके ये मॉडुलस हो गया और ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। पीसवाइज फंक्शन आपको नजर आ जाएगा। पीसवाइज फंक्शन का मतलब क्या हुआ, टुकड़ों में फंक्शन गिवन है, ठीक है। मतलब एक्स की किसी वैल्यू पे कोई और फंक्शन है, एक्स की कोई और वैल्यू पे कुछ और फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि लेट अस डू सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन है, कहता है एफ एक्स आपके पास ये गिवन है, फाइंड 1 से 4 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये क्या है, पीसवाइज फंक्शन, इसको बोल रहे हैं हम पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन ये है आपके पास। तो यहाँ पे गिवन है फंक्शन, कहता है अगर x 1 और 2 के बीच में लेते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2x + 8। और अगर x हम 2 और 4 के बीच में लेते हैं तो वैल्यू कितनी है, 6x। तो हमें इंटीग्रल करना है 1 से 4 में ऑफ एफ एक्स। अब 1 से 4 में एफ एक्स की वैल्यू दो अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें ब्रेक करना पड़ेगा, एक तो 1 से 2 में, मतलब 1 से 4 एफ एक्स डी एक्स को हम लिख लेंगे 1 से 2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 4 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। क्योंकि 1 से 2 में कुछ और फंक्शन है, 2 से 4 में कुछ और फंक्शन है। ना पुट द वैल्यूज, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2x + 8, और 2 से 4 में एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 6x। बस अब सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x² आ गया, ये 8x आ गया, लिमिट्स है 1 से 2, ऐसे ये आ जाएगा कितना, 3x², 2 से 4। बस लिमिट्स पुट करो और सॉल्व कर लो, दैट गिव्स द आंसर, राइट। इसी तरह से अब देखो मॉडुलस फंक्शन ये आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन में जो भी अंदर ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट कब है, जब एफ एक्स -3 होगा 0, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3/5। दिस इज द ब्रेकिंग पॉइंट। अब हम इसको ब्रेक करते हैं 0 से 1 में, 0 से 1 ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू, ये इसको मैं आई मान लेता हूँ। तो आई क्या है, 0 से 3/5 ऑफ दिस प्लस 3/5 से 1 ऑफ दिस, ऐसे ब्रेक करके लिख दी। देखो हमें ये ब्रेक इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मॉड एक्स की जो इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल स्पेशली, उसमें जब तक हमें ये मॉड नहीं हटाएंगे तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये मतलब हमें मॉड हटा के ही इंटीग्रेशन की जा सकती है इसकी। सो दैट्स वाई हमें इसको मॉड हटा के इंटीग्रेशन करने के लिए ब्रेक किया इसको। अब मॉड देखो कैसे हटेगा। मॉड की डेफिनेशन आपको मालूम है, मॉड एक्स क्या होता है, एक्स कब, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और -x होता है अगर x क्या हो, लेस देन 0। तो इस बात को कैसे याद रखें कि कोई भी फंक्शन का मॉड सेम वैल्यू आती है अगर अंदर वाली वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, और नेगेटिव साथ में लग जाएगा अगर अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव हो। मतलब देखो ये टोटल वैल्यू तो पॉजिटिव है ना, ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव है। मॉड का काम क्या है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। जैसे अगर x नेगेटिव है उसके साथ नेगेटिव लगा दो तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी ना।
तो मॉड ने अपना काम कर दिया, यहाँ पे दिखने में ये नेगेटिव नज़र आ रहा है बट एक्चुअली ये टोटल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो मॉड का काम यही है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। अब हम यहाँ पे यही एनालिसिस करेंगे कि देखो जो लिमिट्स आपको क्या रिप्रेजेंट करती हैं, लिमिट्स बताती हैं कि x की रेंज या x की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, जैसे कि पहला इंटेग्रल है, इसमें x की वैल्यू 0 से 3/5 तक जा रही है। ठीक, तो अब आप देखोगे ये जो अंदर वाली वैल्यू है x की, इन वैल्यूज पे क्या ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर मैं x की वैल्यू लेट से 0 लेता हूँ तो अंदर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। या 0 से थोड़ी सी बड़ी 0.1 ले लो, 0.2 ले लो, तो ऐसी अप टू 3/5 तक अगर मैं वैल्यू लेता हूँ, मतलब 3/5 से कम। ठीक है, मतलब लिमिट का मतलब ये है कि एग्जैक्टली ये 0 से जस्ट ज़्यादा और ये वाली वैल्यू क्या होती है, 3/5 से जस्ट कम, मतलब लिमिटिंग वैल्यू होती है ना। लिमिट्स का नाम क्या है, मतलब कि ये एग्जैक्टली 3/5 नहीं है, अप्रोचिंग टू 3/5 होती है। ठीक है मतलब ये कि ए से बी जो लिमिट है इसमें 0 और 3/5 के बीच में अगर x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो इसको पॉजिटिव ये कैसे बनेगा, मॉड हटा के हम यहाँ माइनस लगा, अब ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसी तरह से 3/5 और 1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो अंदर वाली वैल्यू अब क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो मीन्स कि मॉड एज इट इज हटा देते हैं हम। तो ये स्टेप समझ आया कि नहीं। अब बस सिंपली इंटीग्रेट कर देना इसको, मतलब इसका ये लीनियर फंक्शन है, आप चाहे अलग अलग इंटीग्रेट करो या जैसे मर्जी इंटीग्रेट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो और सॉल्व करो दोनों को, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट नेक्स्ट देखो, ये मॉड ऑफ x² + 2x - 3। अब फिर से ब्रेकिंग पॉइंट कौन से होंगे, x² + 2x - 3 = 0। इसके फैक्टर बनते हैं +3 - x + 3 एंड x - 1, है ना। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है, एक 1 आ रही है, एक -3 आ रही है। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट है। अब देखो 0 से 2 लिमिट है यहाँ पे। ठीक है, तो 0 से 2 में तो 1 ही आता है, -3 तो आ ही नहीं रहा, तो मतलब 1 पे ये ब्रेक होगा। मतलब जो गिवन इंटेग्रल है उसको हम लिखेंगे 0 से 1 ऑफ मॉड x² + 2x - 3 प्लस 1 से 2 मॉड x² + 2x - 3। राइट, अब हमें देखना है कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो अंदर वाली वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो आप चाहे ये देखो, इसके आपने फैक्टर बनाया ना यहाँ पे, अब चाहे ये वेवी कर्व मेथड से, पिछला क्वेश्चन में वेवी कर्व मेथड से सोच सकते थे कि ये रहा आपके पास -3, ये रहा 1। अच्छा, x की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव आता है, -3 और 1 के बीच में नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव। ठीक तो देखो, अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो वैल्यू क्या है इस पूरे फैक्टर की, नेगेटिव। मतलब ये वाली सारी वैल्यू, ये अंदर वाली क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, मतलब 1 और 2 के बीच में, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, और 0 और 1 के बीच में, 0 यहाँ कहीं पे होगा कहीं भी, तो 0 और 1 के बीच में क्या है, ये नेगेटिव ही है। तो इट मीन्स के ये आ जाएगा -(x² + 2x - 3)। मतलब याद रखें, अगर नेगेटिव है तो मॉड हटा के अपने माइनस लगा देना है, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज लिख देना। बस आगे तो सिंपली इंटीग्रेट करना है।
इंटीग्रेशन देखो ये और ये दोनों का तो सेम ही आएगा ना, बस लिमिट्स का फर्क आएगा, इधर 1 और 0 है, इधर 2 और 1 है, राइट। तो इस तरह से मॉड हटा के ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो होगी ही इसमें, एग्जाम में तो आपको पूरा कैलकुलेट करके दिखाना होगा, या ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा कि ये एक्चुअली वैल्यू कितनी आई है। हाँ जी बेटा, ये सभी को समझ आया कि नहीं मॉडुलस का कॉन्सेप्ट? नवीन? ओके, नवीन बेटा समझ आ गया आपको? इसी तरह से ये है एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो वही एक्स क्यूब माइनस एक्स को 0 पुट करेंगे तो फैक्टर बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फैक्टर ही बना ले एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट वेवी कर्व मेथड से बना दो, 0 1 एक माइनस 1 भी है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, -1 0 और 1, तो ये प्लस होगा माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा। आपके पास अब लिमिट ये -1 से 2 है, -1 से 0 में एक तो ब्रेक करना है, फिर 1 पे भी ब्रेक करना है, तो मतलब 2 जगह ये ब्रेक होगा। -1 से 0 पे, अब देखो -1 से 0, अब थोड़ा सा आप चाहे डायरेक्टली भी लिख लो। अब हमें पता है कि -1 से 0 में ये वाली वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो मैं मॉड हटा के सीधे ही लिख देता हूँ। अच्छा, अब 0 से 1 में ये वाली क्या है, नेगेटिव है, तो मॉड हटा के मैं -7 में लिख देता हूँ ताकि ये प्लस बन गए। और फाइनली 1 से 2 में वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 बार ब्रेक किया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो बस। ये तो आप कर ही लोगे ना आगे इंटीग्रेशन। नेक्स्ट देखो मॉड ऑफ लॉग एक्स है, तो फिर से वही लॉग एक्स को 0 पुट किया तो x कितना आ जाएगा, लॉग हटाया e पावर 0 यानी कि 1 आ गया। तो 1 इज द ओनली पॉइंट जहां पे कि ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो जो गिवन इंटेग्रल है उसको 1/e से 1 में मॉड ऑफ लॉग x प्लस 1 से e में मॉड ऑफ लॉग x। अब हमें ये देखना है कि लॉग की जो वैल्यू है, अगर x 1 से कम है तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है। देखो log 1 हमें मालूम है 0 होता है, ठीक है, फिर अगर x की वैल्यू और बढ़ाओगे तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, मतलब अगर 1 से ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और 1 से कम में ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग ऑफ पॉइंट, या ऐसे लो कि 1/e, ऐसे ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी नेगेटिव, log e की पावर -1, ये पावर आगे आ जाएगी तो कितना आएगा, -1 log e बेस e। log e बेस e कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये याद रखें। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको जैसे log के में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, मैंने ना एक लॉग का वीडियो बनाया था, तो वो ज़रूर देख लेना, या फिर मैं ग्रुप में आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, आप एक बार लॉग वाला वो वीडियो देख लें, इससे आपके लॉग वाले कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे अगर नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, या 1/e से 1 में ये नेगेटिव लिख देंगे, और 1 से 1 से e में ये पॉजिटिव लिख देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने का तरीका याद है ना, इंटू 1 करके होगा। ठीक है, log x इंटू 1 बाय पार्ट्स। ठीक है ना, इससे इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप क्या करें, पहले एक बार बाय पार्ट से इंटीग्रेट करके पूरी जो भी वैल्यू है वो सीधा लिख दें, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप अलग से शो कर दो बस कि log x का इंटीग्रल कितना होता है, वो शो करके दिखा दो,
और उसमें फिर उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट करो और लिमिट्स पुट कर दो, ठीक है। हाँ जी बेटा, ये समझ आया सभी को? यस सर। ऐसे ही देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये जेंट, मैं इसको शॉर्ट में बोलता हूँ जेंट, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है, ठीक है। वहाँ पे वैसे तो क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट तो कहीं भी लग सकती है। तो इसको करने का तरीका क्या था, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे ये अंदर वाला वैल्यू इंटीजर होती है, बनता है अंदर वाली वैल्यू, उस पॉइंट पे ब्रेक होगा ये, ठीक है। तो मतलब x इक्वल टू इंटीजर कब होगा, यानी x की वैल्यू 0 और 3 के बीच में इंटीजर कौन से हैं, 1 और 2 ही हैं, ठीक है। मतलब ये ब्रेक होगा एक 0 से 1 में, फिर 1 से 2 में, और फिर 2 से 3 में, राइट। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको याद हो तो, याद है ना सभी को, जैसे मैं कहता हूँ कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 2 होता है। 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 0 होता है। 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर से कितना होता है, 0 ही होता है। 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब कि यहाँ देखो अब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, मतलब अंदर वाली वैल्यू अब ये कितनी आ जाएगी, पहले वाले में तो 0 आ जाएगी ना, ये 0.999 तक जा रहा है, तो उसका जेंट कितना आएगा, 0 आएगा। पहला तो 0 ही हो गया। अच्छा, दूसरे में क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और तीसरे में 2 आ जाएगा। बस आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले ब्रेक किए। अब ऐसे देखो एक्स स्क्वेयर है, अब एक्स स्क्वेयर इक्वल टू इंटीजर बने, ठीक है। इंटीजर अब क्या क्या होंगे, मतलब x आपके पास क्या है, x किसे बिलोंग कर रहा है, 0 से 2 में, ठीक है। जो लिमिट है वो 0 और 2 के बीच में, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको रब करके लिखता हूँ दोबारा से। तो एक्स स्क्वेयर किसे बिलोंग करेगा, फिर 0 से 4 में बिलोंग करेगा ना। तो एक्स स्क्वेयर क्या होना चाहिए, इंटीजर, यानी कि एक्स स्क्वेयर की वैल्यू या तो 0 और 4 में इंटीजर कौन कौन से होते हैं, एक 1 होता है, एक 2 होता है, और एक 3 होता है, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, मतलब अगर एक्स स्क्वेयर 1 2 3 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, या तो 1 आएगी, या √2 आएगी, या √3 आएगी। मतलब x अगर इतना होगा तो उन पॉइंट्स पे इसको ब्रेक करना है, जीरो, क्योंकि x कितना है, 0 से 2 तक है। तो अगर √3 भी देखो 2 से कम होता है ना, तो अब ब्रेकिंग पॉइंट इसका क्या आ जाएगा, एक तो फिर 0 से 1 में एक्स स्क्वेयर का जेंट, फिर 1 से √2 में एक्स स्क्वेयर का जेंट, फिर √2 से √3 में एक्स स्क्वेयर का जेंट, और फाइनली √3 से 2 में एक्स स्क्वेयर का जेंट। अब हम वैल्यू पुट देखें कि 0 से 1 में तो जेंट वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अच्छा, 1 से √2 में अगर मैं इसकी वैल्यू x की वैल्यू √2 तक लेता हूँ तो √2 पे 2 आती है अंदर वैल्यू, 1 पे 1 आती है, लेकिन उसके बीच में है 1 और 2 के बीच में अंदर की वैल्यू, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह से √2 से √3 में x की ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और तीसरे में 3 आ जाएगी। आगे आप बस इसको इंटीग्रेट कर दो सिंपली। ये स्टेप समझ आया बेटा सभी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लो बच्चे।
चलिए आगे चलते हैं फिर। जैसे ये 3x है, ठीक है, मतलब 1 और 2 के बीच में x है। x किसे बिलोंग कर रहा है? 1 और 2 के बीच में। तो 3x किसे बिलोंग करेगा? 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 6 के बीच में। अब 3x इंटीजर होना चाहिए इसमें, यानी 3x की वैल्यू इंटीजर क्या है इसके बीच में, कौन सी है? ये 4 है या 5 है। तो x कितना आ रहा है? या तो 4/3 आएगा या 5/3 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये फ्रैक्शन पार्ट है। फ्रैक्शन पार्ट अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसको करने के वैसे तो दो तरीके हैं। एक तो पेरियोडिसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये इतना पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एनी फंक्शन इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दैट फंक्शन। याद है ना आपको, फंक्शंस में आपने किया था। तो फ्रैक्शन पार्ट याद है? 2.3 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है? 0.3, ठीक है, इस तरह से था ना। 1.9 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होता है? 0.9। फ्रैक्शनल वैल्यू जो थी वो होता है। तो 1 से 2 में अब इसको पहले तो ये चेंज कर दें। पहले इसको ऐसे चेंज करके लिख देंगे, 1 से 2 में इट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। अब इनको अलग अलग इंटीग्रल कर लो। 1 से 2 में x डी एक्स माइनस 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू डी एक्स। अब ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया, ये तो सीधा हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है, x²/2 1 से 2। लेकिन इसमें आपको करना पड़ेगा, ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी इंटीजर होता ही नहीं है, ठीक है। मतलब अगर x 1 और 2 के बीच में है तो ये वाली वैल्यू 1 आ जाती है। तो बस इसको सॉल्व कर लो, दैट गिव्स द आंसर, राइट। नेक्स्ट आपके पास ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फोर्थ प्रॉपर्टी है। 3 प्रॉपर्टी हमने की है अभी, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये नाम किंग जो है वो ऐसे ही, मतलब कि ये कहो कि भी मैंने ही रखा है, या और भी कई टीचर इसको किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में गिवन है कि आप ढूंढने लग जाओ कि सर किंग तो मिला ही नहीं एनसीईआरटी में। तो किंग प्रॉपर्टी ऐसे नाम रखा है, ये कोई प्रॉपर्टी ये है, बस कोई नाम नहीं है इस प्रॉपर्टी का, लेकिन हमने रखा है बस किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी क्यों रखा है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज होती है, लगभग हर क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। मतलब ये सेम प्रॉपर्टी है बेसिकली। कैसे? कहता है ए से बी में कोई भी फंक्शन है उसका इंटीग्रल क्या होगा? ए से बी ऑफ फंक्शन ऑफ, ये जो दोनों लिमिट्स हैं ये ऐड करके x क्या माइनस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इस तरह से लिख देंगे। मतलब ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल ऐसे होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होगा? 0 से एफ, 0 प्लस ए तो अकेला ए आएगा, है ना। तो ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये समझो कि लगभग हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग स्टेप ही ये होगा क्वेश्चन में। मतलब जहां भी कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है अगर, तो उसमें सबसे पहला स्टेप यही है। बस आप ये याद रखो कि हर क्वेश्चन में आपने ऐसे सोचना है कि आपने किंग प्रॉपर्टी लगानी है। हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही यही है, ठीक है। कोई रेयर क्वेश्चन है जिसकी स्टार्टिंग ऐसी नहीं होगी, ठीक है। जैसा कि वो पिछले अभी क्वेश्चन हमने किए थे कि जो क्वेश्चन देखते ही पता चलता है भी मॉड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, या पीस वाइज फंक्शन हो गया, तो वो तो क्वेश्चन देख के ही पता चल जाए भी उसको ब्रेक करके ही होगा वो क्वेश्चन। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में मॉड नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन नहीं है और पीस वाइज फंक्शन नहीं है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं है और सीधा ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, तो ये समझ लो कि वहां किंग प्रॉपर्टी लगेगी, दैट्स ऑल, ठीक है। तो लेट अस डू सम एग्जांपल्स ऑन दिस।
जैसे ये एग्जांपल देखो, अब यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मॉड नहीं है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, पीस वाइज फंक्शन नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत ही देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, और सबसे पहले दिमाग में क्या आइडिया आता है, इसको रैशनलाइज करके कर लो, लेकिन ये उससे नहीं होगा रैशनलाइज करने से। ठीक है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में जो प्रॉपर्टी वाला फंडा है वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि उसका जो क्वेश्चन है देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी के थ्रू वो बहुत इजीली हो जाता है। और जेई मेंस हो या एडवांस हो, इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है किंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड, 100% है कि इसका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, बोर्ड्स में भी 100% आना ही आना है ऐसा क्वेश्चन प्रॉपर्टी बेस्ड, और जिसमें किंग प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये समझो ये 100% है इसका क्वेश्चन, चाहे वो कंपटीशन हो या बोर्ड्स हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, ये लेट कर लो इसको आई। ठीक है, तो यूज किंग, अब मैं तो किंग लिख रहा हूं, आपने ये लिखना है। ठीक है, आप लिखोगे पूरा यूज, अगर बोर्ड्स में करोगे तो यूज ये वाली प्रॉपर्टी, ये नाम लिख, ये पूरी प्रॉपर्टी लिख के फिर आगे करेंगे। तो नाउ वी हैव व्हाट 1 से 2, जहां जहां x है वहां पे क्या करें, 1 + 2 - x लिख दें। यहां पर भी जहां x है उसकी जगह क्या लिख दें, 1 + 2 - x, और इधर भी 1 + 2 - x ऐसे लिख दिया। हाँ जी बेटा, ये स्टेप समझ आया सभी को? Yes, sir. नाउ व्हाट वी गेट, दिस इज 3 - x। नीचे देखो ब्रैकेट खोलोगे, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, यानी √x, और इधर देखो क्या बना, 3 - x। ठीक, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हर क्वेश्चन ही ऐसे होगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसे होगा। अभी आप ये क्वेश्चन जब करोगे आपको पता चल जाएगा और अच्छी तरह से कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। तो अब क्या करें, अगला स्टेप हर एक क्वेश्चन में अगेन सेम ही होगा कि ये जो गिवन क्वेश्चन है और ये जो आपके पास सॉल्व करके आया, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड 1 और 2, दोनों को ऐड कर दिया जाए। नाउ वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 2i। देखो ये i था, ये i + i 2i। अच्छा ये भी याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसे उसको i मार्क कर लेना है क्वेश्चन को। ठीक है, इसको i लिख के फिर आगे करना है। तो क्योंकि देखो लिमिट सेम है दोनों की, और डिनोमिनेटर भी देखो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आपके पास क्या बनेगा, एलसीएम लेके नीचे तो सेम आएगा, √x + √3 - x। ऊपर क्या बनेगा, ऊपर √x + √3 - x, ये बन जाएगा ऐड करके, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था ना, तो बस ये दोनों ऊपर वाले टर्म्स ऐड हो गई। तो देखो ये सारा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बस ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 2i कितना आ गया, 1 से 2 ऑफ 1 dx। 1 का इंटीग्रल होता है x, 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी कि 1 आ गया। तो 2i की वैल्यू आ गई 1, इट मीन्स i कितना आ गया, 1/2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन में, कैलकुलेशन भी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा ये। Yes, sir. अगेन लेट अस सी दिस। तो यहाँ पे भी फिर से हम किंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसको आई लेट कर लिया, यूज किंग। तो i = π/6 से π/3, 1/1 + √cot ऑफ x, जहां लिखा ना उसके साथ उसी का चेंज करना है। ये जो x है इसकी जगह क्या लिख देंगे, π/6 + π/3 - x, ये चेंज कर दिया बस। तो π/6 + π/3 ऐड करके क्या बना, π/2।
तो आपके पास ये बना π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट कॉट π/2 माइनस x, ये बन गया। तो कॉट π/2 माइनस थीटा इज tan थीटा, ठीक है। आई की आपके पास वैल्यू आ गई π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट ऑफ tan x, राइट। अच्छा, अब अगर चाहो आप फिर से सीधा ऐड कर सकते हो, करना है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखूं, अगर मैं ये tan को 1/cot करके चेंज करके करूं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरे को आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अगेन इसमें थोड़ा और चेंज करके करता हूँ। अभी π/6 से π/3 1/1 प्लस 1/√cot x ऐसे लिख देता हूँ। टेक एल्सियम, तो ये cot x इधर चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो जो गिवन इंटेग्रल बन गया, मतलब सॉल्व्ड इंटेग्रल बन गया रूट ऑफ cot x डिवाइडेड बाय रूट cot x प्लस 1 इंटू dx। तो ये बन गया नंबर 2। अब अगेन देखो, ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम आ गए, मतलब आपने कोशिश यही करनी है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो बना लो, उसको बन जाएंगे, हमेशा बनेंगे। तो बस अब ऐड कर दो, तो 1 प्लस 2 सेम वैसा ही आपके पास फिर वही प्रोसेस है। 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 से π/3 नीचे आएगा, सेम एल्सियम है रूट cot x प्लस 1, ऊपर क्या बनेगा 1 प्लस रूट cot x इंटू dx। तो ये हमेशा कटेंगे ही, और ये 1 आ जाएगा, उसके बाद वैल्यू लिख दो सॉल्व करके। 2 को ज़रूर याद रखना, डिवाइड करना, ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में हम बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ 2i की वैल्यू निकाल लेते हैं और वो ऑप्शन में गिवन भी होगी, और आप 2 को डिवाइड करना भूल जाते हो, ठीक है। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, इसी तरह से देखो, ये कहता है ये इंटेग्रल प्रूव करो, ठीक है। तो हम इसमें तो आई लेट कर लेते हैं उसी तरह से। तो यूज किंग, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, ए से बी, एफ एक्स की जगह क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, नीचे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये ए बी कट गए दोनों, और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो सेम बन गया डिनोमिनेटर फिर से, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। अगेन दोनों को ऐड कर दो फिर से, ठीक है, 1 प्लस 2, सेम क्वेश्चन वैसे ही बन जाएगा, फिर से कट के 1 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके वही b माइनस a/2 आंसर आ जाएगा, राइट। अब ये भी देखो सेम है, प्रूव करना है कि π/4 आएगा, तो इसको i मान लिया, तो फिर यूज किंग, है ना। अब देखो ये π/2 माइनस एक्स करेंगे तो साइन π/2 माइनस थीटा कॉस बन जाएगा, कॉस वाला साइन बन जाएगा, ऊपर साइन वाला कॉस बन जाएगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऊपर नीचे कैंसिल होके 1 आ जाएगा, है ना। सेम चीज़ है वैसे, ये भी वही है। देखो देखने में बहुत मुश्किल लगता है, अगर इसको सॉल्व करना हो तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सेम फंडा लगा देंगे तो हो जाएगा। मान लो अगर इसकी पावर 100 भी होती सबकी, तो भी सेम हो जाता है ऐसे ही। हाँ जी बेटा, हो जाएगा कि नहीं, आई तो होप कि सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 0 से π/2 log ऑफ tan x। तो अगेन हम यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, यूज किंग। तो जो इंटेग्रल है 0 से π/2 log tan की जगह π/2 माइनस एक्स आ गया,
तो tan पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉट एक्स, तो लॉग ऑफ कॉट एक्स। अब फिर से दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, क्या बनेगा 2i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ tan x प्लस लॉग ऑफ कॉट x, और पूरा dx मैंने इकट्ठा बाहर लिख दिया। अब आपको याद होगा कि log m प्लस log n का फॉर्मूला log mn होता है tan x इंटू कॉट एक्स, log m प्लस log n इज log m इंटू n, तो tan इंटू कॉट ये तो कट गया, तो log 1 बचा, तो log 1 आपके पास क्या होता है 0 होता है, मतलब कि जो इंटेग्रल क्या आ गया 0 आ गया, मतलब i की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है जी। इसी तरह से ये देखो, इसको फिर से देखो, हर जैसा मैंने पहले ही बताया था हर क्वेश्चन में स्टार्टिंग यही होगा, ठीक है। अप्लाई किंग, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस tan पाई बाय 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें थोड़ी सी आपको फॉर्मूला याद रखना होगा कि tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला अगर याद हो आपको, पाई बाय 4, तो क्या था tan a माइनस tan b यानी कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ठीक, अब अंदर ये लॉग के अंदर वाली टर्म में एलसीएम ले लेते हैं, तो आपके पास इंटेग्रल आ गया 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। ये कट गया तो आया 2, तो गिवन इंटेग्रल आपके पास आ गया 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ m बाय n। ठीक है, ये बन रहा है ना log m बाय n, मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 माइनस log 1 प्लस tan x इंटू डी एक्स। ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं था, लेकिन फंडा वही है, अगेन 1 और 2 दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये कट जाएगा, जो कैलकुलेटिव असली प्रॉब्लम वाली चीज़ थी वो बेसिकली कैंसिल हो जाती है। तो 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो 2i की वैल्यू कितनी आती है 0 से पाई बाय 4 log 2 इंटू डी एक्स, बस ये बचता है। ठीक है, क्योंकि log 1 प्लस tan x जो है ये भी इधर भी i में भी और इधर माइनस में उधर प्लस में, तो कैंसिल होगा। log 2 कांस्टेंट है, अंदर बचा x, तो x का इंटीग्रल अंदर 1 बचा, 1 का इंटीग्रल x आ गया, दिस इज 0 से पाई बाय 4 लिमिट्स थी, तो पुट कर दें लिमिट्स, तो इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी पाई बाय 8 log 2, दिस विल बी द आंसर। ठीक है जी। अब ये भी क्वेश्चन देखो, वैसे ये दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सेम। इसको अगेन i मान लिया, तो किंग लगा देते हैं इसमें, तो i इक्वल्स टू 0 से पाई ई रेस्ट पर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, ई रेस्ट पर कॉस पाई माइनस एक्स, ई रेस्ट पर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है माइनस कॉस थीटा, ई रेस्ट पर माइनस कॉस एक्स आ गया, यहाँ पर भी नीचे ई रेस्ट पर माइनस कॉस एक्स आ गया, और ये ई रेस्ट पर कॉस एक्स बन गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब फिर से ऐड कर दो, देखो फिर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल वैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
आंसर कितना आया, π/2 आ गया, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आप या तो सब्स्टिट्यूशन करके कर सकते थे, याद होगा कि पावर n है तो हम इस पूरे को t पुट कर दें, या फिर अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ किंग, तो जो i क्या बन रहा है 0 से 1, x की जगह 1 माइनस एक्स, और इस x की जगह फिर से 1 माइनस एक्स पावर n dx। तो अगर देखें यहाँ क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स इंटू ये 1 कट के x पावर n आ गया। अब यहाँ ऐड मत करना, ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ सीधे इंटेग्रल मल्टीप्लाई करके हो जाएगा इसको, x पावर n है और x पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये इंटेग्रेट कर दो बस, तो इंटेग्रल आ गया आपके पास x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 से 1 माइनस x पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 0 से 1। दिस गिव्स द आंसर। ऐड नहीं करना था इसमें, ठीक है। तो जनरली तो वैसे ऐड करने से हो जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन बिना ऐड किए ही होगा। ये भी बेटा सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो ऐसे। ये सब किंग प्रॉपर्टी थी, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रॉपर्टी है इवन ऑड फंक्शन से रिलेटेड, कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन -a से a गिवन है लिमिट्स में, तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ 0 से a होता है। कब, अगर f(x) इवन फंक्शन हो या फिर f ऑफ -x f(x) के इक्वल हो। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। और वैल्यू 0 आती है, डायरेक्टली आप 0 लिखोगे इसको, अगर ये ऑड फंक्शन है, मतलब f ऑफ -x क्या हो, -f(x) हो। जैसे हम एग्जांपल ले लें कि इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 3 x पावर 7 dx, मान लो ये है। अब हमें मालूम है, या फिर थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं क्वेश्चन में, प्लस साइन पावर 5x माइनस x कॉस x, मान लो ये है ऐसे। अब देखने में बहुत मुश्किल सा लग रहा है ये फंक्शन, लेकिन अगर ये देखें ये ऑड है, मतलब अगर मैं ये f(x) मान लूँ इसको, तो f ऑफ -x देखो क्या आएगा, ये -x पावर 7 बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, और ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा, नहीं, क्योंकि cos ऑफ -x तो cos x होता है, लेकिन x भी साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका माइनस से ये प्लस होगा, तो कुल मिला के दिस इज -f(x), मतलब f ऑफ -x -f(x) आ गया। यानी कि ये जो इंटेग्रल ऑड है, तो सीधा ही इंटेग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी, ये आंसर। मतलब बोर्ड्स में भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। और अगर ये 2 टाइम्स आ जाती, ठीक है, मतलब इवन आ जाती, तो फिर हम इसको ऐसे लिखते 2 टाइम्स ऑफ 0 से f(x) dx, ठीक है। उस केस में आपको इंटेग्रल सॉल्व करना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली वैसा क्वेश्चन जो है आपको, चलो मैं देता हूँ एक क्वेश्चन, एक जैसे हम एग्जांपल ले लें, -3 से 3 x पावर 7 माइनस साइन पावर 99x प्लस 3x स्क्वायर, मान लो ये है। अब ये 7 पावर वाला, ये ऑड पावर वाला, ये तो दिख रहा है ना कि ये दोनों तो ऑड हैं, लेकिन ये x स्क्वायर, ये इतना पार्ट इवन है और इतना पार्ट ऑड है। हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि ऑड फंक्शन मैं कैसे बोल रहा हूँ और इवन फंक्शन कैसे बोल रहा हूँ। नवीन बेटा, तुम्हें समझ आ रहा है ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. ओके।
तो अब क्योंकि ये इतना पार्ट ऑड है तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बस ये बचेगा और इसका ट्वाइस बचेगा। तो आप इसको क्या करें, इसको अलग अलग करके लिख लो, क्योंकि अगर बोर्ड्स में रिप्रेजेंट करना है तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो हम इसको सीधा ही हटा देंगे, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, केवल ये बचेगा इंटू डी एक्स प्लस -3 से 3x² इंटू डी एक्स। तो इसमें ये वाला ज़ीरो हो जाएगा और इधर क्या आएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 से 3 ऑफ 3x²। इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इवन फंक्शन में जैसे ये फॉर्मूला था ना, अगर ये इवन फंक्शन है तो उस केस में ट्वाइस ऑफ 0 से a लिख देंगे हम, ठीक है। बस अब आगे इंटीग्रेट कर दो, तो इट इज 3x³ 3, लिमिट्स है 0 से 3। पुट द वैल्यू वी गेव, कितना आ गया 54 आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है क्वीन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 6th प्रॉपर्टी थी। तो क्वीन प्रॉपर्टी में क्या है, ये इवन ऑड टाइप के फंक्शन से मिलती जुलती सी लग रही है लेकिन है नहीं, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन में क्या था, ये प्रॉपर्टी थी कि अगर ये फंक्शन f ऑफ -x f(x) के इक्वल आएगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, और f ऑफ -x f(x) के इक्वल आएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्वीन प्रॉपर्टी जो है इसमें क्या है, f ऑफ 2a - x f(x) के इक्वल आ रहा है तो 2 आगे आ जाए, मतलब 2 टाइम्स 0 से ही लिखेंगे, मतलब 0 से 2a लिखोगी लिमिट्स इसमें, ठीक है। तो अगर f ऑफ 2a - x f(x) के इक्वल आ रहा है तो 2 जो है आगे ले आएंगे और 0 से a लिख देंगे, और अगर नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो हम उसको 0 लिख देंगे। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द किंग प्रॉपर्टी। कैसे, इस बात को इस तरह से समझो कि जनरली हर एक प्रॉपर्टी, हर एक क्वेश्चन जो है किंग से स्टार्ट होगा, मतलब पहले किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो 2 बातें होंगी, या तो किंग ये जो पास हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, या फेल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये फेल हुआ तो हम लगाएंगे क्वीन, ठीक है, क्वीन प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्वीन कभी फेल नहीं होती, तो क्वीन हमेशा ही पास होगी, ठीक है। तो क्वीन लगाने के बाद आपने दोबारा से किंग लगानी है, राइट। मतलब किंग प्रॉपर्टी हर एक स्टार्ट जो है क्वेश्चन की स्टार्ट किंग प्रॉपर्टी से करनी है, ठीक है। तो या तो क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे, इतने सारे हो रहे थे, ठीक है, या क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ तो आपने क्वीन प्रॉपर्टी लगानी है, और क्वीन प्रॉपर्टी लगाने के बाद दोबारा से किंग प्रॉपर्टी लगानी, ठीक है। तो लेट अस सी कि कैसे मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल से देखें। जैसे लेट से मेरे पास एग्जाम्पल है, 0 से पाई sin² sin 20x cos raised to power 20x प्लस sin raised to power 20x, मान लो ये है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी हम पीछे कर रहे थे, इसको सीधा ही हम देख लेंगे भी, हाँ जी ये तो
ऐसे तो होगा नहीं, कोई प्रॉपर्टी से ही होगा। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले कौन सी आपके दिमाग में आएगी? किंग प्रॉपर्टी ही आएगी, आनी भी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पाई माइनस एक्स करते हैं। अच्छा, ये आपको बोर्ड्स में शो करने की जरूरत नहीं है कि अभी किंग प्रॉपर्टी लगाई और फेल हो गई, ठीक है? ये आपके माइंड की सोच है, माइंड में ऐसे सोचना है कि भाई जनरली हर एक क्वेश्चन को आप ऐसे ही शुरू करोगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे तो आपने किंग प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है? तो एक मिनट, हेलो, हाँ बेटा, अच्छा चलो फिर, हाँ मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, कल तक लगाएंगे सवेरे, कल सवेरे तक लगाएंगे क्लास। अच्छा अच्छा, चल ठीक है बेटा। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा तो यादविंदर का एक्चुअली फ़ोन था। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो देखो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स करेंगे तो कितना आता है? साइन एक्स ही आता है। मतलब साइन की कोई भी 20 पावर इवन पावर है ना, तो सेम आएगा। ऐसे कॉस ऑफ पाई 20 पावर है पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये कॉस एक्स ही आएगा। मतलब ये कि आपने अगर किंग प्रॉपर्टी लगाई भी तो वो फेल हो जाती, ठीक है? तो बेसिकली अब यहाँ पे आप इसको ऐसे समझो, क्वीन प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी। मतलब किंग फेल हो गया यहाँ पे, किंग अगर कुछ भी कर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई फायदा ही नहीं है, तो सेम वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखो ये एफ एक्स फंक्शन आपके पास है साइन पावर 20x बाय कॉस पावर 20x प्लस साइन पावर 20x। अगर मैं एफ ऑफ पाई माइनस एक्स लिखता हूँ तो वो क्या आता है? पाई माइनस एक्स cos power 20 times pi minus x and sin power 20 of pi minus x। तो sin pi minus x क्या होता है? sin x ही आ जाता है, और ये cos x भी cos x ही आ जाता है, और नीचे भी sin x आ जाता है। इट मीन्स कि f ऑफ पाई माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? एफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ एक्स यही था ना, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ एक्स आ गया। मतलब ये वाला केस बना, दिस वन, कि अगर एफ ऑफ पाई जो भी है, अब आप कहोगे सर यहाँ टू तो नजर ही नहीं आ रहा। ये टू हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम टू तो जबरदस्ती बना देंगे ना। कैसे? पाई को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स पाई बाय 2, ठीक है जी? तो मतलब ये यहाँ पे जो भी है ये 2a लिखा हुआ है, तो 2a माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, मतलब जो भी लिमिट गिवन है दैट लिमिट माइनस एक्स ऑफ एफ इज एफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग रही है। तो इट मीन्स कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो यूजिंग क्वीन आई जो है आपके पास क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 से, एक मिनट दोबारा लिखो, आई क्या आएगा आपके पास? 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 ऑफ दिस थिंग। ये आ गया, ठीक? अब यूज किंग, ठीक है? अब हम यूज करेंगे किंग प्रॉपर्टी को, तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस बन जाएगा, कॉस पाई बाय 2 साइन बन जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस बन जाएगा। तो फिर
मतलब कि ये पुराना क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ध्यान दें फिर से जो पीछे मैंने पैटर्न बताया था कि हमने किंग से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, पास हो गया सही है, हो जाएगा आगे क्वेश्चन। फेल हो गया तो क्वीन लगेगी, क्वीन लगा के असली काम किंग ने ही, मतलब काम तो किंग ने ही खत्म करना है, क्वेश्चन किंग ने ही सॉल्व करना है। बस ये है कि रानी जो है राजा की हेल्प करती है, कब? जब राजा फेल हो जाता है तब रानी थोड़ी सी हेल्प कर देती है, जिससे कि राजा का काम बन जाता है और वो काम दुश्मन का निपटा देता है। राइट, तो ये प्रॉपर्टी थी। आप, आई होप कि आपको ये समझ आ गई हो।